हमारा जो मैराथन सेशन था वो बीच में कट हो गया था, इसको रिज्यूम करते हैं। तो एनर्जी मीटर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। क्या है बेटा? मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। तो जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है वो क्या करता है? वो दो प्रकार का हो सकता है। राइट महत्तम डिमांड इंडिकेटर यानी राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, और दूसरे नंबर पे मर्ज प्राइस इंडिकेटर। और ये डिमांड इंडिकेटर का मतलब मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का मतलब ये हमको ये बताएगा कि इस दिन के किस अवस्था में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होने का मतलब कि हमारे सर्किट से करंट ज़्यादा खींचा जा रहा होगा। जब डिमांड ज़्यादा होता है इसका मतलब हमारे सर्किट से ज़्यादा लोड कनेक्ट है, और ज़्यादा लोड कनेक्ट है इसका मतलब हमारे सर्किट से ज़्यादा करंट खींचा जाएगा। जब ज़्यादा करंट खींचा जाएगा तो ज़्यादा करंट के कारण हम मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर में हम देख सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये डायग्राम हमको दिख रहा है यहाँ पे। इस डायग्राम में हम मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप इसके डायग्राम को एक बार देख लीजिए। इसके डायग्राम को देख लीजिए। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो नोट्स के लिए स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही है, स्टडी मैजिक वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ पर नोट्स में डालूंगा। तो ये देखिए इसमें क्या है, हमको यहाँ पे दिख रहा है एक ट्यूब दिख रहा है, ऊपर एक ट्यूब दिख रहा है बेटा, यहाँ पे एक ट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे हीटिंग स्ट्रिप है, यहाँ पे एक हीटिंग स्ट्रिप है। अब ये हीटिंग स्ट्रिप क्या करेगा? ये हीटिंग स्ट्रिप क्या करता है? हीट होता है बेटा। ये क्या होता है? हीट होता है। हीट किसके कारण होगा? जो भी सर्किट में करंट फ्लो होगा उस सर्किट के प्रभाव से ये हीट होगा। जितना ज़्यादा ये हीट होता है उतना ज़्यादा ही यहाँ पे एयर क्या होता है? एक्सपेंड होता है। एयर फैलता है हीटिंग के कारण। एयर जब फैलेगा तो यहाँ के लिक्विड को धक्का देगा, एयर जब फैलेगा तो लिक्विड को धक्का देगा। इस लिक्विड के कारण यहाँ से भी लिक्विड धक्का ऐसे पाकर यहाँ लिक्विड ऊपर बढ़ता है। लिक्विड का लेवल यहाँ पे ऊपर बढ़ जाएगा। लिक्विड का लेवल जब ऊपर बढ़ेगा बेटा तो ऊपर बढ़ने के कारण यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से लिक्विड का लेवल हम चेक करके बता देंगे कि हमारा डिमांड कितना है। अगर यहाँ पे लिक्विड बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसका मतलब हम उस बिंदु पे बोलेंगे कि मैक्सिमम डिमांड उतना है। लिक्विड अगर यहाँ बढ़ गया, मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ा, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ तक मैक्सिमम डिमांड है बेटा। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। इसका जो डायग्राम है इसको आप देख लीजिए, और ये डायग्राम देखकर इसको ही एग्जाम में बनाना होगा आपको और यही डिस्कस करना होगा। ऊपर आपको दिख रहा है क्या? एक हीटिंग स्ट्रिप है। ये हीटिंग स्ट्रिप क्या होता है? हमारे करंट के कारण उत्पन्न हीट से कनेक्टेड होता है। अब करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा तो हीट के कारण जो उसके अंदर एयर है वो भी ज़्यादा फैलेगी। एयर फैलने के कारण जो हमारे पास इसमें फ्लूइड भरा हुआ है वो फ्लूइड को धक्का लगेगा, और यहाँ पे हमारा जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और लेवल जहाँ तक बढ़ता है हम बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड उतना ही है, हम बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड उतना ही है। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। क्या है? मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। अब इसको पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर को शुरू में सेट किया जाता है तो इंडेक्स ट्यूब में 0 चिन्ह दिखता है। दाहिने हाथ के ट्यूब में इंडेक्स ट्यूब तक इंडिकेटिंग सॉल्यूशन होता है। हीटिंग एलिमेंट में करंट प्रवाह होने पर हीटर के अंदर भी हवा फैलती है और दाएं हाथ के तरल में इंडेक्स ट्यूब में फैलता है, और इसी कारण हम देख पाते हैं कि उसमें कितना मान बढ़ा हुआ है। मर्ज प्राइस इंडिकेटर क्या है? किसी विशेष अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा खपत अधिकतम पावर को रिकॉर्ड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। लाभ क्या है मर्ज प्राइस इंडिकेटर से? तो लाभ ये है कि सटीक अधिकतम मांग को ये रिप्रेजेंट कर पाता है, बता पाता है, और इसका जो स्केल है वो एक समान होता है। हानि को देखते हैं तो ये एक जटिल गियरिंग मैकेनिज्म से बना होता है और बहुत समय के लिए मैक्सिमम डिमांड को मेजर नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिजिटल एनर्जी मीटर। तो डिजिटल एनर्जी मीटर पे क्वेश्चन आता है शॉर्ट्स नोट लिखने के लिए। तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए इसमें लिखेंगे कि परफॉर्मेंस जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है इसके परफॉर्मेंस के लिए। ये एनालॉग मीटर, वोल्ट मीटर, करंट ट्रांसड्यूसर के समान हाई रिजोल्यूशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज कर सकता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वोल्टेज करंट सैंपल डिजिटल सर्किट द्वारा दिया जाता है। इसमें एनर्जी को मापने के लिए मल्टीप्लायर और इंटीग्रेटिंग सर्किट को यूज करता है। तो ये थ्योरी पोर्शन होगा, इसको लिखना होगा। इसमें आप स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर नेक्स्ट यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसमें हमारे पास सीआरओ है। तो सीआरओ को पढ़ते हैं, ये क्या होता है। सीआरओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन पूछता है कि सीआरओ से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करिए। पूछेगा क्वेश्चन कि सीआरओ से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करिए। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस उपयंत्र के कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज एक प्रतिदीप्तशील पर्दे यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर विद्युत राशि का मान अभिलेख के रूप में व्यक्त करती है, इसे सीआरओ कहते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सीआरओ में होता है, तो सबसे नंबर 1 पे देखेंगे हम लोग, तो कैथोड रे ट्यूब है हमारे पास, फिर पावर सप्लाई है, टाइम बेस्ड सर्किट होता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ से, फिर इसके बाद इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट में। अब हम लोग ब्लॉक डायग्राम को देखने जा रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, ये हमारे पास सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम है। देखिए इस ब्लॉक डायग्राम में हमको दिख रहा है, एक सेंटर पोर्शन में हमको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, टॉर्च जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये टॉर्च जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको CRT कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, CRT। और CRT में हमें दिख रहा है एक पोर्शन पे, एक एंड पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन गन। क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन गन। ये इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का बीम रेडिएट करता है, उत्सर्जित करता है। और ये इलेक्ट्रॉन का बीम ऐसे आएगा और आने के बाद स्क्रीन पर स्ट्राइक करेगा, और स्क्रीन पे ऐसा पदार्थ लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ग्लो करता है। मतलब स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन का पुंज स्ट्राइक करता है तो उसके कारण स्क्रीन पर एक लाइट इमिट होती है, प्रकाश इमिट होती है। उस प्रकाश के इमिट होने को हम लोग देखते हैं ना आँखों से, और हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो उसका नेचर क्या है। फिर से और डिटेल में देखते हैं बेटा। तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो देखिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है, तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा होगा और इस पर हम जो वोल्टेज लगाएंगे, उस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर नीचे क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो हमको अगर इधर करना हो तो हम इसी प्लेट के कंट्रोल से हम कर पाएंगे, या इधर करना हो तो इसी प्लेट के कंट्रोल से कर पाते हैं, इस वाले प्लेट के कंट्रोल से। तो इसको चूँकि हम मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का जो करा पा रहे हैं वो वर्टिकल करा पा रहे हैं, इसीलिए इस प्लेट को क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। वहीं पे जब ये जो हमारे पास ये वाला प्लेट है, दूसरा वाला प्लेट है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल करा पाता है, ऐसे ऐसे करा पाता है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट हम लोग कहते हैं बेटा। ठीक है, और स्क्रीन पे हमें मिल जाता है क्या, एक चमकता हुआ प्रकाश मिल जाता है, और उससे पता चल जाता है कि हमारे पास जो सिग्नल अप्लाई किया गया है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए इसके ऊपर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिस करना होगा आपको। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है, अगर सीआरओ पूछता है तो ये कंपलसरी है, ये तो बनाना ही है। इसमें जो कंपोनेंट है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो कंपोनेंट हमारे पास लगा हुआ है, एक इनपुट सिग्नल यहाँ से है, यहाँ पे वोल्ट पर डिवीज़न लगा हुआ है, यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर है, उसके आगे एक डिले लाइन सर्किट है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम, आप समझ रहे हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज सप्लाई है, लो वोल्टेज सप्लाई है। जिस हाई वोल्टेज सप्लाई हमको CRT को देना रहता है, मतलब ये टॉर्च जैसा जो स्ट्रक्चर है इसको CRT बोलते हैं, इसको हमको देना होता है हाई वोल्टेज सप्लाई, उसको हमको देना होता है हाई वोल्टेज सप्लाई। और जो लो वोल्टेज सप्लाई और सब सर्किट को देना होता है इसको 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 या इसको इसको। तो इसलिए हम यहाँ पे बनाए हाई वोल्टेज सप्लाई टू CRT, लो वोल्टेज सप्लाई टू ऑल सर्किट। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिगर सर्किट है, उसके बाद टाइम बेस्ड जनरेटर है, फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हो गया, और इससे हमारा बन गया जो है सीआरओ। नेक्स्ट देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं सीआरओ के, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सीआरओ के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाएंगे वो CRT है। CRT का मतलब कैथोड रे ट्यूब। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब को हम लोग हार्ट ऑफ सीआरओ भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल एम्पलीफायर। क्या आ जाएगा, वर्टिकल एम्पलीफायर प्लेट, फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, डिले लाइन सर्किट है, फिर ट्रिगर सर्किट है। इसको आप लोग बना दोगे डायग्राम में, फिर इसको ऐसे ही लिख दोगे बेटा।
अब कैथोड रे ट्यूब को देख लेते हैं। जो CRO है, जो हार्ट ऑफ CRO है, जो CRT है, CRT को बोलते हैं हार्ट ऑफ CRO। तो हम CRT को देखने जा रहे हैं, जो टॉर्च जैसा स्ट्रक्चर है। इसको डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब चलो स्टडी करते हैं। तो हमको एक स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। अब इसको हम लोग समझते हैं है क्या ये। तो यहाँ से देखने पे यहाँ पे पिन दिख रहा है, पिन से हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी हमको प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे एक हीटर एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, हीटर एलिमेंट दिख रहा है। हीटर एलिमेंट के बाद नीचे देखें तो कैथोड लगा हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये कैथोड, ये ऊपर जो लगा है कैथोड, बीच में हीटर एलिमेंट है। तो होता क्या है बेटा, हीटर एलिमेंट को हम हीट करते हैं, इससे हीट उत्पन्न होगा और कैथोड हीट होता है। इस हीटर एलिमेंट के हीट होने से कैथोड हीट होता है। जब कैथोड हीट होता है तो कैथोड इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। उस इलेक्ट्रॉन को जब उत्सर्जित करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आता है। तो यहाँ पे लगा हुआ है कंट्रोलिंग ग्रिड, यहाँ लगा हुआ है कंट्रोलिंग ग्रिड, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे आता है तो इसको मिलता है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। क्या मिलता है बेटा, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड ये मिलता है। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो पुंज निकला है उसके स्पीड को बढ़ा देता है, उसके स्पीड को बढ़ा देता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पुंज के स्पीड को बढ़ा देता है। अब इलेक्ट्रॉन के स्पीड को बढ़ाता है तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि विचलित हो, इधर चला जाए, इधर चला जाए। तो इलेक्ट्रॉन विचलित ना हो इसके लिए नेक्स्ट हम आगे क्या लगा देते हैं, नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे लगा देते हैं फोकसिंग एनोड, जो इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित डायरेक्शन में ही मेंटेन रखता है, सीधे ही जाए ऐसा ये मेंटेन करता है। कौन करता है, तो फोकसिंग एनोड इलेक्ट्रॉन की दिशा को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास है एक्सेलरेटिंग एनोड, फिर से हमारे इलेक्ट्रॉन के रे में जो स्पीड है उसको मेंटेन करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पहुंचता है, वो कहाँ पहुंचता है बेटा, वो पहुंचता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में। कहाँ पहुंचता है बेटा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में। और आपको पता है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है, तो वर्टिकल जो मूवमेंट है ऊपर नीचे उसको करता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या हो रहा है, फिर से सुन लो। हमारे पास जो हीटर एलिमेंट है वो हीट होता है, गर्म होता है। गर्म होने के कारण जो उसके ऊपर कैथोड का आवरण लगा है वो कैथोड भी गर्म होता है। कैथोड का काम ये होता है कि गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद कैथोड ग्रिड पे जाता है, तो कैथोड ग्रिड उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जो रे है वो आगे बढ़ता है, तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड से होकर जाता है। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड इलेक्ट्रॉन के बीम को एक स्पीड प्रोवाइड कराता है। फिर इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे जाता है तो वो अपने रास्ते से विचलित होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। तो अपने रास्ते से विचलित ना हो इसके लिए बीच में हम लोग लगाते हैं फोकसिंग एनोड। फिर फोकसिंग एनोड से होकर इलेक्ट्रॉन का बीम जब आगे जाता है तो फिर से उसको मिलता है एक्सेलरेटिंग एनोड, जो इलेक्ट्रॉन के स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है ताकि वो स्क्रीन तक पहुँच सके। उसके बाद उसको मिलता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन के वर्टिकल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और उसके आगे बढ़ने पर हमको मिलता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारे स्क्रीन के पास, इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे स्क्रीन के पास। तो स्क्रीन पे जब स्ट्राइक करेगा तो स्क्रीन बना होता है फॉस्फर का बना होता है स्क्रीन हमारा, फॉस्फर एक ऐसा पदार्थ है जिस पे जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो वो चमकने लगता है। तो जब स्क्रीन बना है फॉस्फर का, उस पे पड़ेगा इलेक्ट्रॉन तो स्क्रीन चमकेगा। और जैसा सिग्नल हम लगाए होंगे उसी सिग्नल के हिसाब से वो चमक के द्वारा पैटर्न दिखाएगा। उस पैटर्न को देख के हम अप्लाई किए गए सिग्नल को पहचान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। ये देख लीजिए एक बार ब्लॉक डायग्राम। एक्वाडेक कोटिंग, हाँ एक्वाडेक कोटिंग क्या है इसको बता देता हूँ। एक्वाडेक कोटिंग क्या है, अब देखो क्या है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब स्क्रीन पे पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पढ़ने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो अगल बगल में यहाँ पे चले जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस सरफेस को डैमेज कर सकते हैं। तो इस सरफेस को डैमेज ना करें इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक स्पेशल कोटिंग लगाई जाती है जिसे एक्वाडेक कोटिंग बोलते हैं, ताकि ये सरफेस डैमेज ना हो। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। अब इसको मैं रीड करता हूँ, जो मैंने बताया वही होगा। CRT के द्वारा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रेज उत्सर्जित किया जाता है। एक्सेलरेटिंग एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्पीड को बढ़ा देते हैं। 2 विक्षेपक प्लेट लगे होते हैं, एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और दूसरा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है। CRT के स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने के बाद पैटर्न बनता है। स्क्रीन पर फॉस्फर का लेप लगा होता है, और फॉस्फर एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक होने पर चमकता है या चमक उत्पन्न करता है।
अब हम CRT के विभिन्न कंट्रोल को देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस कंट्रोल ऑफ CRO के वेरियस कंट्रोल क्या हैं, तो इसको देख लेते हैं। पहले नंबर पे है फोकस कंट्रोल। CRO का फोकस कंट्रोल करना, प्रकाश के फैलाव पर कंट्रोल लगता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुंडी लगी होती है। CRO जो मशीन हमारे पास है उस पर एक कुंडी लगी होती है। कुंडी मतलब वो घटाने बढ़ाने वाला, एक जैसे वॉल्यूम को घटाने बढ़ाने वाला होता है ना, उस तरीके की घुंडी लगी होती है। तो ये फोकस को कंट्रोल करता है, प्रकाश के फैलाव को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी कंट्रोल। तो पर्दे पर प्रकाश रेखा की प्रकाश तीव्रता को कम अधिक करने के लिए घुंडी लगी होती है। प्रकाश की तीव्रता मतलब कितना तेज प्रकाश है, कितना कम प्रकाश है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंटेंसिटी कंट्रोल है। फिर हमारे पास है वर्टिकल कंट्रोल। पर्दे पर प्राप्त आकृति को ऊपर या नीचे करने के लिए वर्टिकल कंट्रोल लगा होता है। फिर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल है। स्क्रीन पर प्राप्त आकृति को क्षैतिज या दाएं या बाएं करने के लिए घुंडी लगी होती है, जिसे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यह घुंडी स्वीप जनरेटर के द्वारा आधार को कंट्रोल करता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का काम होता है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिंक्रोनिज्म कंट्रोल। स्क्रीन पर प्राप्त आकृति में स्थिरता तुल्यकाल प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंक्रोनिज्म कंट्रोल का मतलब कि जो विभिन्न प्रकार के सिग्नल हमारे CRT में जा रहे हैं CRO के द्वारा, तो उन सिग्नलों के बीच में सामंजस्य सिंक्रोनिज्म कंट्रोल के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है गेन कंट्रोल। तो गेन कंट्रोल के द्वारा आकृति के ऊंचाई चौड़ाई को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ CRO का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वेव फॉर्म निरीक्षण। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के सिग्नल होते हैं, जिस प्रकार से हमारे पास त्रिभुजाकार सिग्नल हो सकता है, शॉर्टटूथ वेव सिग्नल हो सकता है, साइनसोइडल वेव हो सकता है, स्क्वायर वेव सिग्नल हो सकता है, रेक्टेंगुलर वेव सिग्नल हो सकता है। तो ये सारे जो सिग्नल हैं उसके वेव को समझने के लिए, देखने के लिए कि किस नेचर का है, तो हम CRO का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर है वोल्टेज मेजरमेंट। फिर करंट मेजरमेंट के लिए भी CRO का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है CRO की सहायता से DC और AC दोनों ही वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। जिस वोल्टेज को मापना होता है उसे वर्टिकल इनपुट पर लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होता है उसके वर्टिकल इनपुट पे लगाते हैं। करंट मेजरमेंट में है CRO से DC व AC करंट को मापा जा सकता है। I को ज्ञात प्रतिरोध से गुजारते हैं और वोल्टेज ड्रॉप को माप लेते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस की बात करते हैं। कलांतर मापन के लिए वोल्टेज को वर्टिकल इनपुट से और दूसरे वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल से लगाते हैं और उनके बीच का जो कालांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो CRO पे दिख जाता है। आवृत्ति मापन के लिए क्या करते हैं? अज्ञात आवृत्ति को ऊर्ध्वाधर निवेश से जोड़ देते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर इनपुट से जोड़ देते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल इनपुट से जोड़ देते हैं और ज्ञात आवृत्ति को क्षैतिज निवेश से जोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से एक ही थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, वो है कि स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। या फिर आपको बोल सकता है स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, अगर ना बोले तो आपसे बोलेगा AMI। ठीक है, एडवांस मीटरिंग ऐसे करके देता है, AMI करके, एडवांस मीटरिंग आर्किटेक्चर करके देता है, शायद एडवांस मीटरिंग आर्किटेक्चर करके देगा। तो कुछ भी स्मार्ट मीटरिंग से रिलेटेड देगा तो उसके थ्योरी में हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही लिखना है। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम एक थ्योरी वाला चैप्टर है जिससे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको इसी प्रकार से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। इसका ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले आप बनाएंगे। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम क्या होता है इसको पहले समझ लो, ध्यान दीजिए। हमारे पास जो स्मार्ट मीटर का मतलब ये होता है एक ऐसा मीटर जिसमें इंसान को ना जाना पड़े और बिना इंसान के जाए हुए उस मीटर की रीडिंग ले ली जाए, और रीडिंग लेने के बाद जितना बिल बन रहा हो उतना बिल ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के पास प्रोवाइड कर दी जाए, और जो कुछ भी डेटा है उसको एक जगह स्टोर कर लिया जाए ताकि भविष्य में हम लोग सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए या सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए उस डेटा को यूज़ कर पाएँ। तो स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो स्मार्ट तरीके से वर्क करता है, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के वो कार्य करता है। ठीक है, अब इसका जो हमारा ब्लॉक डायग्राम होगा उसमें सबसे पहले नंबर पे जो ब्लॉक हमको दिख रहा है वो ब्लॉक हमको दिख रहा है रेजिडेंशियल कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। वो जुड़ा होता है स्मार्ट मीटर से। स्मार्ट मीटर से जुड़ने के बाद यहाँ पे उसके बाद लगा होता है कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट जो लगा होता है वो गेटवे लगा होता है। गेटवे के बाद कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोटोकॉल लगा होता है। फिर उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस का काम होता है जो कुछ भी डेटा है उसको ये स्टोर करता है। फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं टाइम देता हूँ। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए फिर ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। पारंपरिक एनर्जी मीटर की तुलना में बेहतर तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम में टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब हमारे पावर सप्लाइंग स्टेशन से भी मैसेज हमारे पास आ सकता है और हमारे इंड से भी फीडबैक हम उसको दे सकते हैं। उपभोक्ता के एनर्जी कंजम्पशन को मेज़र करके जनरेशन सोर्स और एनर्जी प्रदान करने वाली कंपनी को जानकारी देता है। मतलब उपभोक्ता कितने एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इसकी जानकारी ऑटोमेटिकली स्मार्ट तरीके से उपभोक्ता कंपनी को मिल जाती है। ग्राहक को बिल उपलब्ध कराया जाता है स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम से डिमांड और इलेक्ट्रिसिटी कीमतों को कंपनी से कंज्यूमर और कंज्यूमर से कंपनी को प्रदान किया जाता है। मतलब कितने एनर्जी को कंज्यूम किया, क्या बिलिंग हुई, उसको प्रोवाइड कराने का काम करता है। स्मार्ट मीटर को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि केवल ग्रिड से खपत होने वाले पावर का बिल दिया जाए। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम केवल यही देखता है कि ग्रिड से जितना पावर कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, केवल उसी का मान बताए, ना कि वो अपने घर से सोलर पावर प्लांट, मान लीजिए किसी घर में सोलर पावर प्लांट भी लग सकता है, तो ऐसा ना हो कि स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम उस सोलर पावर प्लांट से कंज्यूम किए गए एनर्जी को भी ऐड करके बिलिंग जनरेट करे। ऐसा नहीं होता। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम इतना स्मार्ट होता है कि वो जानता है कि घर में जो सोलर पावर से चल रहा है सिस्टम, तो सोलर पावर से दी गई ऊर्जा को नहीं मेज़र करता, वो केवल ग्रिड से आने वाली ऊर्जा को मेज़र करता है। अब हम देखते हैं स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम के फ़ायदे। तो सबसे नंबर 1 पे जो फ़ायदा है वो है मात्रात्मक माप, क्वांटिटेटिव मेज़र, सटीकता के साथ इलेक्ट्रिसिटी के डेटा को मेज़र करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल और कैलिब्रेशन, खुद को छोटे बदलाव के प्रति समायोजित या एडजस्ट कर सकता है। सुरक्षा है, सुरक्षा कम्युनिकेशन, डेटा को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता है। फिर नेक्स्ट है पावर मैनेजमेंट, फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले। इसके बाद एक टॉपिक हम देखते हैं मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर क्या है बेटा? ये हमारा जो डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था, जो डिजिटल मेजरमेंट था, उसका एक पोर्शन है। मल्टीमीटर एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो मल्टीमीटर में क्या होगा, ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है इंपॉर्टेंट होता है मल्टीमीटर का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम देखो लगा होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो स्क्रीनशॉट है, देखिए अब इसको समझिए। जो एसी धारा है, एसी धारा हम निवेश किए हैं, एसी धारा को इनपुट किए हैं। इन एसी धारा इनपुट करने के बाद वो धारा परिणामित्र यानी सीटी करंट ट्रांसफार्मर से होकर जाता है। करंट ट्रांसफार्मर से फिर वो डिस्टकारी में जाता है, मतलब रेक्टिफायर, डिस्टकारी मतलब रेक्टिफायर से होकर जाता है। रेक्टिफायर के बाद शंट से होकर जाता है और शंट के बाद हमारा मीटर से ये मेज़र कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर ये हमको एसी धारा जब मेज़र करना था तो हम देख रहे थे एसी धारा के लिए। अगर हमको डीसी धारा मेज़र करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो डीसी धारा हमारा केवल शंट से डायरेक्ट जाएगा और इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए। तो वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए ऐसा हो सकता है कि एसी वोल्टेज आए फिर डीसी आए। अगर एसी वोल्टेज आ रहा है तो फिर इसको, या डीसी वोल्टेज आ रहा है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लायर से होकर एसी डीसी सेलेक्टर में भेजेंगे। एसी डीसी सेलेक्टर में जब भेजेंगे, अगर एसी सिग्नल है तो उसको वो डिस्टकारी में भेज देगा, रेक्टिफायर में भेज देगा। अगर एसी सिग्नल है, एसी वोल्टेज है, तो उसको एसी डीसी सेलेक्टर रेक्टिफायर में भेजेगा और रेक्टिफायर उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर डीसी वोल्टेज है तो डीसी वोल्टेज को डायरेक्ट एसी डीसी सेलेक्टर डीसी से कनेक्ट करके डायरेक्ट दे देगा और ये मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रतिरोध का मापन है। तो प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे पहले प्रतिरोध होगा, वो बैटरी से जुड़ा होगा। वो बैटरी ये जो सिग्नल है ओम मीटर को देगा, ओम मीटर माप कर हमारे डिजिटल स्क्रीन को सप्लाई कर देता है। इस तरीके से हमारा मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम है। ये ब्लॉक डायग्राम आप बनाओगे, ब्लॉक डायग्राम बना के हर एक कंपोनेंट को आप डिस्कस कर दोगे। थ्योरी में क्या डिस्कस करना है? यही डिस्कस करना है कि एसी धारा को इनपुट किए, वो गया सिटी पर, सिटी से फिर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से फिर शंट में। तो यही जो प्रोसेस दिख रहा है डायग्राम में, इसको जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो ड्रॉ कर पाओगे। ड्रॉ करने के बाद यही चीज़ आपको लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास देखो संरचना है। संरचना में जो मुख्य भाग इसमें है, नंबर 1 पे है स्थायी चुंबक या चल कुंडलन मीटर। स्थायी चुंबक का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट। फिर नेक्स्ट नंबर पे यूज किया गया है शंट जालक्रम, मतलब शंट। नेक्स्ट है फिर मल्टीप्लायर यानी गुणक। फिर ओम जालक्रम और बैटरी है, ओम मीटर और बैटरी है। फिर डिस्टकारी मतलब रेक्टिफायर है। फिर फंक्शन स्विच है, मतलब स्विच है एक तरीके का जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर परास स्विच है, मतलब रेंज को बढ़ाने वाला एक स्विच है। फिर उसके बाद धारा परिणामित्र है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर है। इस तरीके से बच्चों एक मेजर सेक्शन हमारा EIM का कंप्लीट होता है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो
बेनिफिशियल लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखें, और अगर किसी सेक्शन को आपको अलग इंडिविजुअल तरीके से पढ़ना है तो उसको भी लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाओगे कि मैराथन सेशन में चीज़ों को जल्दी कवर करने के लिए लिमिटेड तरीके से बताना होता है, ताकि आप केवल यही वीडियो देख कर जाओ तो आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस सेमेस्टर एग्ज़ाम में हो पाए। यह वीडियो केवल ये टारगेट करता है कि आप एग्ज़ाम में 35 से 40 नंबर के रेंज में आ पाओ। ये टारगेट नहीं करता कि 50 में 50 आप करके आओ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उसको ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।